कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना एकदम? बढ़िया रहना भी चाहिए। मैं आप लोगों की दोस्त स्वाति आप लोगों का स्वागत करती हूँ ड्यूका एकेडमी में। दोस्तों, आपको आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत ही तड़कता भड़कता चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा दोस्तों? आप लोगों को पढ़ने के मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। ठीक है। और देखिए, मैंने बता रखा है आज हम क्लास 9th का सिविक्स का सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं हम सब उनको कवर करेंगे, सारी चीजों को कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने वाली हूँ। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर सिविक्स का। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था, किसने बनाया था, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा है कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसा था। ठीक है, और उससे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले, डेमोक्रेसी लागू होने से पहले वहां की क्या हालत थी। ठीक है दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। हम ऐसे भी तो रह सकते हैं ना बिना कॉन्स्टिट्यूशन के। अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीज उल्टी फुल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अब रूल्स और रेगुलेशंस ही नहीं रहेंगे तो हम किसी चीज को फॉलो करेंगे? हम नहीं करेंगे ना दोस्तों। तो वही बताया गया है इसमें। फिर है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, ठीक है, और कब बना था, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, और गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या चीजें बताई गई है, हमें किस किस चीजों को फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, रूल्स और रेगुलेशंस रिटन लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा तो हम सारे रूल्स और रेगुलेशंस किसी चीज को फॉलो करेंगे? हम लोग नहीं करेंगे। अब जैसे रेड लाइट्स है, ठीक है, अब ट्रैफिक पुलिस रहती है रेड लाइट्स पे। अब रेड लाइट्स ही नहीं रहेंगी तो क्या होगा? तो सारे क्या करेंगे? गाड़ी एक साथ एक दूसरे पे चढ़ा देंगे। रेड लाइट है तभी तो रुकती है ना गाड़ी, तभी तो एक दूसरे को बोलती है, जैसे एक रेड लाइट पे रुकी है गाड़ी तो दूसरी सड़क से जा रही है गाड़ी। ठीक है, अब दूसरी रुकी है तभी तीसरी जाएगी ना गाड़ी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? सारी गाड़ी एक साथ हो जाएंगी, चढ़ जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। तो ये तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस ही नहीं रहेंगे, अगर रूल्स और रेगुलेशंस को हम फॉलो ही नहीं करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए बनाया गया है, हम लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, ओके, तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में क्या था, कैसे हुआ फॉलो, जो डेमोक्रेसी आई साउथ अफ्रीका में वो कैसे आई। ठीक है दोस्तों, फिर है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। तो स्ट्रगल, जो पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने स्ट्रगल कैसे किया? साउथ अफ्रीका में जो पीपल्स थे जितने भी सारे थे, उन्होंने अपार्थेड के खिलाफ कैसे स्ट्रगल किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अपार्थेड क्या है। अपार्थेड बहुत ही बेकार था, अपार्थेड बहुत ही एक घटिया था, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें लोगों को बांट दिया गया था, सबको बांट दिया गया था, सबके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी। ठीक है, ब्लैक पीपल थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, मैं समझा रही हूँ, व्हाइट पीपल थे। ठीक है, ब्लैक, व्हाइट, और एक थे कलर्ड पीपल। वहाँ तीन तरीके के लोग रहते थे, जितने भी सारे लोग थे, उनका जो कलर्ड था वो ब्लैक था, व्हाइट था और कलर्ड था। तो कलर्ड पीपल कौन से थे? जो सांवले रंग के हो गए, मतलब कि न काले न गोरे, उनका कलर बीच का था। ठीक है, तो ये तीनों पीपल्स, इन तीनों कलर के पीपल रहते थे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो वो भी तो इंसान ही थे ना। तो लेकिन वहां पे अपार्थेड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। अब अपार्थेड क्या होता है?
अपार्थेड मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना। व्हाइट पीपल्स जो थे, जितने भी व्हाइट पीपल्स थे, वो ब्लैक के ऊपर रूल करते थे। ब्लैक को बोलते थे कि तुम लोग तो नीचे हो हमसे, उनको नीचा दिखाते थे, जो कि बहुत ही बेकार प्रोसेस था, बहुत ही गलत चीज थी, साउथ अफ्रीका में हो रहा था। और जो जितनी भी कंट्री थी, अलग अलग कंट्री ने बोला साउथ अफ्रीका को, जो आप कर रहे हो वो बहुत ही गलत कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने भी बहुत आवाज उठाई, उनको स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत सारी चीजों को लेके स्ट्रगल करना पड़ा। जितने भी ब्लैक पीपल्स थे उनको बहुत सारी चीजों को लेके स्ट्रगल करना पड़ा। उनके जो अलग अलग स्कूल्स हो गए थे, वहाँ क्या हुआ था, ब्लैक वाइट जो थे वो ब्लैक के ऊपर तो रूल कर ही रहे थे, उनको हर चीज में अलग रहना था। और वाइट पीपल्स क्या बोलते थे, अगर ब्लैक पीपल को वाइट पीपल्स की जगह पे आना होता था, उनके जैसे मान लो कि एक शहर है, उस शहर में सिर्फ वाइट पीपल रहते हैं, ठीक है, और दूसरे शहर में रहते हैं ब्लैक पीपल्स। तो अगर ब्लैक पीपल्स को उस शहर में जाना है जिस शहर में वाइट पीपल्स रहते हैं, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, उनको परमिट लेना पड़ता था कि हमें तो कुछ काम है, हमें कुछ नीड है, इसलिए हमें व्हाइट पीपल्स के इलाके में जाना पड़ता था, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत चीजें फॉलो हो रही थी वहां पे। जितने भी व्हाइट पीपल्स थे, गवर्नमेंट में सारे व्हाइट पीपल्स ही भरे हुए थे, एक भी ब्लैक पीपल नहीं मिलता आप लोगों को। वहाँ डेमोक्रेसी से पहले बहुत ही गलत चीजें हो रही थी। अगर जो ब्लैक पीपल्स है वो आवाज उठाते थे कि नहीं, ये जो चीज हो रही है ये बहुत गलत हो रही है, तो जो व्हाइट पीपल्स थे क्या करते थे, उनको या तो गवर्नमेंट थी, व्हाइट पीपल्स की गवर्नमेंट थी, ब्लैक पीपल्स तो थे ही नहीं, उनको क्या करते थे, या तो मार देते थे कि तुम बोल कैसे रहे हो, ये सब तुम हमारे खिलाफ कैसे आवाज उठा रहे हो कि आप लोग गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आवाज उठाना भी वहां पे गुनाह था, या तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, उम्र कैद की सजा दे दी जाती थी, अलग अलग प्रकार के उनको दंड दिए जाते थे, सजा दी जाती थी, जो कि बहुत गलत हो रहा था, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कलर्ड के बेसिस पे। और नेल्सन मंडेला, तो टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हम जो साउथ अफ्रीका थी वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कैसे बढ़ी, ठीक है। और नेल्सन मंडेला का नाम तो सब जानते ही हैं। तो वो कौन थे नेल्सन मंडेला जी? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उनसे पहले कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना था, ठीक है। तो उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे वो प्रेसिडेंट बने, कितना स्ट्रगल करके वो प्रेसिडेंट तक की जो पोजीशन है उन्होंने पाई। तो उन्होंने भी जब आवाज उठाना स्टार्ट किया नेल्सन मंडेला ने, तो उनको 1964 में, ठीक है, 1964 में उनको जेल में डाल दिया था, इम्प्रिजमेंट की सजा दे दी थी कि तुम ना लाइफ टाइम तक जेल में ही रहोगे, क्योंकि तुमने आवाज कैसे उठाई, तुमने बोला कैसे कि जो व्हाइट पीपल्स है वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। और नेल्सन मंडेला के साथ एक पार्टी थी, एएनसी, ठीक है। तो एएनसी जो पार्टी थी वो थी अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, ठीक है। एएनसी जो पार्टी थी वो लीड कर रही थी कि जो साउथ अफ्रीका में चीजें हो रही हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत हो रही थी, उसके खिलाफ क्या कर रही थी, लीड कर रही थी, ठीक है। और नेल्सन मंडेला जी जिसने आवाज उठाई, उनको 1964 में जेल में डाल दिया था, इम्प्रिजमेंट की सजा दे दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत गलत हो रही थी, ओके। और जब भी ब्लैक पीपल आवाज उठाते थे कि हमारे साथ गलत हो रहा था, तो उनको या तो सजा दे दिया जाता था, या तो उनको बोलते थे कि तुम लोग हमसे नीचे हो, तुम लोगों को उनको नीचा दिखाया जाता था। यहाँ तक कि उनको स्कूल्स, कॉलेजेस, बसेस, वैन्स, पब्लिक टॉयलेट्स, सारी चीजें अलग थी। ब्लैक की सारी चीजें अलग थी और व्हाइट की सारी चीजें अलग थी। जो ब्लैक थे व्हाइट के स्कूल्स में जा भी नहीं सकते थे पढ़ने। अब पढ़ने में भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और टॉयलेट्स होते हैं ना, इंडिया में भी पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, तो सारे टॉयलेट तो सब यूज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना इंडिया में कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं नहीं, तुम लोग सिर्फ जो ब्लैक पीपल है वो यूज करेंगे या जो व्हाइट पीपल है वही यूज करेंगे टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट पे तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, पब्लिक टॉयलेट्स जो थे उसको सिर्फ वाइट पीपल यूज कर सकते थे। उनके लिए क्लीन क्लीन अच्छा अच्छा टॉयलेट था, उनके लिए हर चीजें जो थी अलग थी। और वाइट के लिए अलग चीजें थी, ब्लैक के लिए अलग चीजें थी। आप लोग सोच रहे हो कि अलग अलग चीजें हैं मतलब ठीक ही होगी, नहीं, अलग अलग चीजें हैं मतलब इसमें भी तो झोल होगा, इसमें भी तो कुछ होगा ना। तो इसमें क्या था, जो ब्लैक पीपल्स थे उनके लिए जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी
वो सारी बहुत बेकार फैसिलिटीज थी, ठीक है। जो टॉयलेट्स हुआ करते थे वो बहुत ही गंदे हुआ करते थे, साफ भी नहीं करता था कोई। और जो व्हाइट पीपल्स के लिए सारी फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की जाती थी, जो कि बहुत ही गलत था, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो ब्लैक पीपल्स है उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम अब बोलेंगे नहीं कि ये जो सारी चीजें हो रही है ये गलत हो रही है, तो हमारे ऊपर दबाव बन जाएगा, ये चलता ही जाएगा। सारी कंट्रीज ने भी बोला था साउथ अफ्रीका से, जो आप लोग कर रहे हो अपार्थेड है, ये अपार्थेड के खिलाफ कुछ करना चाहिए आप लोगों को। सारी कंट्रीज ने बोला था कि ये बहुत गलत चीजें हैं जो आप लोग फॉलो कर रहे हो। ब्लैक्स को आप कुछ भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि उनको राइट टू वोट का भी हक नहीं था, वो किसी को वोट भी नहीं कर सकते थे। अगर वो वोट करते तो वो क्या करते, वो अपनी पार्टी में से किसी को जितवाते, किसी को जितवाते ना अपनी पार्टी में से, कि जो हमारी पार्टी का बंदा है या फिर ब्लैक पीपल है कोई, तो उसको हम गवर्नमेंट में बिठाएंगे, उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाएंगे। लेकिन वहां पे वोटिंग का भी सिस्टम गलत था, वहां पे सिर्फ व्हाइट पीपल्स वोट कर सकते थे, जो कि बहुत गलत हो रहा था। ब्लैक पीपल्स को किसी चीज का हक नहीं था, ब्लैक पीपल्स वोट भी नहीं कर सकते थे। अब वहां पे चर्चेस भी ब्लैक पीपल्स के लिए अलग था और व्हाइट पीपल्स के लिए अलग था। तो चर्चेस में जैसे मंदिर है इंडिया में, अब इंडिया में तो मंदिर है, वहां तो सब जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम नहीं जा सकते कलर के बेसिस पे या कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे। हम किसी को जज करेंगे कि तुम लोग यहाँ नहीं जा सकते और तुम लोग यहाँ नहीं जा सकते, नहीं। इंडिया में तो ऐसा प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पे चर्चेस में भी ब्लैक को अलाउड ही नहीं था कि वो लोग व्हाइट के इलाके में जो चर्च है उसमें जा सके। अब ये सारी चीजें हो रही थी, आप लोग सोचो कि उनको कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, कितना ज्यादा लड़ना पड़ा अपने हक के लिए। एक एक दाने के लिए तरस गए थे वो लोग, खाना भी ढंग से प्रोवाइड नहीं होता था क्योंकि उनको तो जॉब ही नहीं मिल रही थी ना, उनको जॉब ही नहीं मिल रही थी। सारे बेरोजगार पड़े हुए थे, क्यों पड़े हुए थे, उस गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो लोग सारे व्हाइट पीपल्स के सपोर्ट में थे, ब्लैक पीपल्स को तो कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को ये समझ आ गया ना कि साउथ अफ्रीका में अपार्थेड क्या था और उनके खिलाफ किसने जंग करी थी, उनके खिलाफ लड़े कौन थे। नेल्सन मंडेला जी जब लड़े थे तो 1964 में उन्हें जेल में डाल दिया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी थी, ठीक है। और उनको जो पार्टी है उन सबको लीड कर रही थी, कि लड़ रही थी खिलाफ कि ब्लैक पीपल्स के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो एएनसी पार्टी थी, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी। ओके, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, ये पेपर में भी आ सकता है। तो वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें क्या जरूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमें सचमुच जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो दोस्तों हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ था, 19 कब हुआ था लागू, 1950 में, ठीक है। 26 जनवरी को जो हमारा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बना था। तो इसलिए हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं ना। तो यही बताया गया है कि जो उस दिन हमारा संविधान बना था, वो क्यों बना था, क्या जरूरत थी बनने की। अब संविधान ही नहीं बनता, उसमें रूल्स और रेगुलेशंस ही नहीं लिखे ही नहीं होते। वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे लिए सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं और उनको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने वाला था, तो ऐसे तो नहीं हो गया था ना कि ऐसे ही लागू हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अब किसी चीज को भी स्टार्ट करने जाओगे तो कहीं ना कहीं रुकावट तो आएगी। रुकावट इंडिया में किस चीज के बेसिस पे आएगी, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, ठीक है, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो अलग अलग धर्म के लोग फॉलो करते हैं ना, अलग अलग धर्म को, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो इंडिया में क्या है, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करना था। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या सोचा कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिससे किसी को हर्ट ना हो, जिससे किसी को दुखी ना हो कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए गलत है, या दूसरे बोले हमारे लिए गलत है, नहीं। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि सबके लिए जो सही था, ठीक है, सबकी इक्वालिटी को लेके सबको
लेकर चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत प्रॉब्लम आई, पहले लोगों ने बहुत रुकावट करी कि ये जो बन रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है, इसमें ये गलत है या इसमें ये गलत है। अब किसी चीज को बनाने जाओगे तो उसमें रुकावट तो जरूर आएगी, ठीक है, लेकिन अगर सही चीज को फॉलो करोगे तो रुकावट भी रुक जाएगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा लागू हो गया 1950 को, 26 जनवरी को। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन को अच्छी तरह से फॉलो करा जाए। ठीक है, कोई भी क्राइम ना हो। ठीक है, समझ आ गया। तो circumstances under which the Indian Constitution was drawn up, तो मैंने circumstances भी बता दिए हैं कि किसके अंदर, जैसे अगर डाइवर्स कंट्री है हमारा इंडिया तो बहुत सारी रुकावट भी आई थी। ठीक है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो बन के तैयार भी हो गया था। ठीक है दोस्तों, जो आज तक लागू है, आज तक उसे हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, फिर है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब पाथ क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने क्यों सोचा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। अब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा राज किया है। ठीक है, ये तो सबको पता है, गोरो लोगों ने हमारे ऊपर राज किया है। ठीक है, तो उनके उनसे भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं बन गया है, हमारे लीडर्स ने, हमारे इंडिया के जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने अलग अलग देशों को देखा, अलग अलग देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे पढ़ा समझा, तभी जाके एक इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, जिससे एक धर्म के लोगों के लिए तैयार नहीं हुआ, हर धर्म के लोगों के लिए तैयार हुआ, कि कोई भी धर्म को ऐसा ना लगे कि हमने उसके खिलाफ कुछ बना दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में या लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, ओके। फिर है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट और गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जितने भी पीपल है सब इक्वालिटी के साथ रहने चाहिए। ठीक है, सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। अब इंडिया में ऐसा तो नहीं करते ना कि जैसे दो अलग अलग धर्म के लोग हैं, एक क्रिश्चियन हो गया या एक सिख हो गया, तो उन लोगों को हम ये बोलते हैं हट हट तू अलग धर्म का है और हट हट तू अलग धर्म का है। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, मेट्रोज है, ट्रेन है, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, टिकट कैसे बनाते हैं, ऐसे तो नहीं बनाते ना टिकट ट्रेन में जाने की, कि तू सिख है या तू ईसाई है या तू मुस्लिम है या तू हिंदू है। नहीं, हम ऐसे नहीं बनाते, हम उससे उनका कास्ट या रिलीजन नहीं पूछते, हम सीधा क्या बनाते हैं, टिकट बना के देते हैं ना उनको। तो इसी बेसिस पे बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, कि इक्वालिटी प्रोवाइड हो सबको। अब इंडिया में ऐसा तो नहीं है, राशन की दुकान पे फॉर एग्जांपल जाओगे आप लोग, आपको कोई चीज लेनी है तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, आप पहले उसकी कास्ट या रिलीजन पूछोगे कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, तभी मैं आपको राशन दूंगा, वरना मैं आपको राशन नहीं दूंगा। तो ऐसी चीजें तो फॉलो नहीं कर रहा इंडिया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया में सबको जीने का हक है इक्वालिटी के साथ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि सबको इक्वालिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे किसी को कोई भी जज नहीं करेगा। एक भाईचारा लाना है इंडिया में, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, और ये भी लिखा गया है कि सबको साथ मिलकर चलना है। ठीक है, कोई मुश्किल आए तो एक दूसरे से पीछे नहीं हट जाना है। अब मुश्किल, जैसे फौजी है, ठीक है, आर्मी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी होती है, तो वो लोग ऐसे थोड़ी बोलते हैं, वो उनमें तो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोगों ने फॉलो कर रखा है। ठीक है, जॉब अलग अलग धर्म के लोग करते हैं उसमें, फौज होते हैं, तो उनको क्या है, उनको अपना देश प्यारा है, उनको अपना देश प्यारा है, अपनी इंडिया को बचाना होता है, तभी तो बॉर्डर पे है ना हमारे लिए। किसके लिए है वो लोग, हमारे लिए है ना। तो उनमें तो कोई इनक्वालिटी है नहीं, दिखती भी नहीं है हमें। तो ऐसी हमें इंडिया में भी बताया गया है, उस बुक में लिखा गया है कि हमें इक्वालिटी के साथ रहना है। ठीक है, और किसी के भी रिलीजन के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना है, कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि तू इस धर्म का है, तू उस धर्म का है, किसी के रिलीजन के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना है। ठीक है, तो ये भी बताया गया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और गांधी जी थे, उनकी सोच एक ही थी, उन्होंने यही बोला था कि सबको इक्वालिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, किसी को जज नहीं करना है किसी के कास्ट के बेसिस पे, किसी को भी। ठीक है, तो उन दोनों की जो सोच थी वो सेम थी, बस रास्ते अलग थे। ठीक है, बस यही बात है कि उन लोगों के रास्ते अलग थे,
बट जो सोच थी वो सेम थी कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना के रहना है, और उन्होंने करके दिखाया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इंडिया में ऐसा तो नहीं होता ना वोटिंग के टाइम कि तू इस कास्ट से है तो तू वोट नहीं देगा, ठीक है, या तू इस कास्ट से है तो तू वोट नहीं देगा, तुझे हम वोट नहीं देने देंगे। तो ऐसा इंडिया में तो नहीं है। सबके वोट की वैल्यू है, सबको एक एक वोट देना है, और सबके एक एक वोट की इक्वल वैल्यू है, ठीक है। तो एक वोट जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उसको हरा भी सकती है या तो उसको जितवा भी सकती है। तो वो किसके हाथ में? वो हमारे जैसे पीपल्स के हाथ में है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट में ये सारी चीजें लिखी गई है, ठीक है। तो एक वोट है तो एक ही पीपल करेगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू एक ही होगी। की वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, या उसका कलर कोई भी हो, या जेंडर कोई भी हो, ठीक है दोस्तों। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गवर्नमेंट पसंद ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे हाथ में है, हम उसे वोट ना दें। अगर उसने हमारे लिए काम किया है, अगर उसने हमारे लिए भलाई के लिए सोचा है, उसने वर्क किया है, जो उसने वादे किए थे इलेक्शंस के टाइम, उसने वर्क किया है, तो हम उसको वोट देंगे, दे देते हैं। और अगर उसने अच्छा खासा काम किया है, ठीक ठीक काम किया है, तो हम उसे नेक्स्ट टाइम भी जितवाएंगे। लेकिन ये हमारे जैसे पीपल्स के हाथ में है कि अगर उसने वर्क नहीं किया उन चीजों पे, तो हम उन्हें हरवा भी सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में ये सारी चीजें हैं। ओके दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं है। स्कूल में जाते हो तो आप एक जैसी ड्रेस पहन के जाते हो ना, क्यों पहन के जाते हो? कि किसी को भी ऐसा ना लगे, ऐसा तो नहीं है ना कि अलग अलग ड्रेस पहन के जा रहे हो, एक अच्छी ड्रेस पहन के जा रहा है या एक अजीब सी गलत ड्रेस पहन के जा रहा है, या फिर कुछ और ड्रेस पहन के जा रहा है, जिसके पास कपड़े नहीं है रोज रोज चेंज करने के, पहनने के, वो ड्रेस पहन के नहीं आ रहा अच्छी सी। तो ये सारी चीजें स्कूल में तो नहीं सिखाई गई है। स्कूल में क्या सिखाया गया है? स्कूल में तो यही सिखाया गया है ना कि सारे बच्चे इक्वल है, इसलिए उनको यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। यूनिफॉर्म इसलिए मस्ट है इसमें, स्कूल में, ठीक है, कि हम इक्वालिटी सीखे। ओके। तो इसमें हमें ये बताया गया है इस चैप्टर में कि हमें कैसे रिस्पेक्ट करनी है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है कि हमें दूसरों के जेंडर पे मजाक नहीं उड़ाना है, दूसरों के रिलीजन पे मजाक नहीं उड़ाना है। सबके रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है जैसे हम अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने मिलके 8 कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ओके। और उनके साथ अलग अलग गवर्नमेंट ने मिलके बनाया था। ये सारे क्या थे? लीडर्स थे। इन्होंने बनाया था, ड्राफ्ट बनाया था, ड्राफ्ट तैयार किया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा बनेगा। ओके दोस्तों। तो इन सब लीडर्स की वजह से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन पाया है। ओके। गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, इन लोगों ने भी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, उनकी सोच ने हेल्प करी थी। ओके। और ये भी सिखाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका विद रिस्पेक्ट टू अपार्थेड इज एक्सप्लेन। तो जो एग्जाम्पल था साउथ अफ्रीका का, वो कभी भी अब फॉलो नहीं होता है किसी भी देश में, वो वैसी चीजें फॉलो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो नेल्सन मंडेला जी थे, उनको तो इम्प्रिजमेंट मिल गया था 1964 में, लेकिन उन्होंने जेल में रह के भी बहुत सारी चीजें की है, बहुत सारी आवाज उठाई है। किसके खिलाफ? कलर्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, ठीक है। कलर डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत ही गलत चीज है। किसी चीज पे भी डिस्क्रिमिनेशन करना एक बहुत ही गलत चीज हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो नेल्सन मंडेला जी ने कब खत्म किया अपार्थेड का जो पीरियड था, अपार्थेड था, डिस्क्रिमिनेशन था, वो कब खत्म हुआ? वो 1994 में खत्म हुआ था साउथ अफ्रीका में, अपार्थेड। और नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। वो ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। तो जो व्हाइट थे उन्होंने उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले जो ब्लैक्स थे उन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट की। पहले वो यहाँ थे, फिर वो यहाँ पहुंच गए थे कि हम पे ऐसे जोर नहीं चलेगा, हम लोग नहीं सुनेंगे, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया था कि हम नहीं सुनेंगे, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि सब इक्वल है, उन्होंने ये बोला था। तो जो व्हाइट पीपल थे वो डर गए, वो बोल रहे थे कि अब तो ब्लैक पीपल रुकेंगे नहीं, अब तो वो रुक ही नहीं सकते हैं, उनको अब इक्वालिटी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो जो व्हाइट गवर्नमेंट थी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। उन्होंने बोला अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा, किसके खिलाफ? कोई भी जेंडर के, कोई भी रिलीजन के, या फिर कोई भी कलर के,
क्योंकि वहां पे कलर्ड के खिलाफ बहुत ज्यादा, कलर्ड के बेसिस पे बहुत जज किया जाता था लोगों को, तो वो सारी चीजें हटा दी। और जब नेल्सन मंडेला जी ब्लैक प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, उनसे पहले कोई ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना था, क्योंकि वहां वाइट रूल्स कर रहे थे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जैसे मैंने बताया आप लोगों को, तो वही सारी चीजें फॉलो हो रही थी। तो जब ब्लैक पीपल आए रूल में, तो जो व्हाइट थे उनको डर लग गया, उन्होंने सोचा कि अब ब्लैक पीपल तो रूल में आ गए, अब क्या होगा। वो लोग डर गए कि अब तो ये लोग हम पे रूल करेंगे। अब जैसे हमने इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया था इनके ऊपर कि तुम चर्चेस में नहीं जा सकते, तुम पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं कर सकते हम लोगों का, वैसे ये लोग भी करेंगे। लेकिन ब्लैक पीपल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला हम सब एक है, हमें ये डिस्क्रिमिनेशन हटाना था। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ब्लैक और व्हाइट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हम सब एक है, एक भाईचारे के साथ रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही अपार्थेड जो है कहाँ से हटा? वो साउथ अफ्रीका से हट गया। उसके बाद कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। और सही बात है, एग्जाम्पल ही है एक तरीके का कि वहां पे लोगों ने उसके बाद जब डिस्क्रिमिनेशन हटा तो साउथ अफ्रीका से बहुत सारी चीजें अलग अलग कंट्रीज ने अडॉप्ट की, सीखी कि वहां पे भाईचारा है, अब डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए बनाया गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सारे रिलीजन को, सारे लोगों को, सारे पर्सन को रिस्पेक्ट मिले। ओके। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। द पीरियड इन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इज डिस्कस्ड। तो मैंने बताया कि कौन से पीरियड में, 1950 में 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है। इसको एज अ हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस। ओके। सबको पता भी होना चाहिए ये। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द बेसिक लॉ और रूल्स ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बचपन से ही, मतलब बचपन से 6 7 से आप पढ़ते आ रहे हो, हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ते आ रहे हो कि जो बेसिक लॉ रूल्स है कंट्री के, वो बनाए लिखे गए हैं, वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो लॉज हो गए, रूल्स हो गए, जो पीपल्स के लिए बनाए गए हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और द सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन कंट्री। तो जो सेट ऑफ रूल्स है, जो सेट ऑफ रिटन रूल्स है, लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक्सेप्टेड है, वो पीपल ने एक्सेप्ट किया है कि सारे रूल्स को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम इसे अपनाएंगे, हम इसे फॉलो करेंगे। सारे ह्यूमंस बींग्स, आपने भी फॉलो करना है, हमें भी फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों। तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके। तो इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और ये बताता है, ये डिटरमाइन करता है, ये दिखाता है रिलेशनशिप गवर्नमेंट और पीपल के बीच। ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने वोट का एग्जांपल देके बताया कि अगर वोट है तो हम वोट दे सकते हैं, हमारे पास वो अधिकार है। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में अधिकार नहीं था ब्लैक पीपल्स को, फिर अब हट गई है अपार्थेड, तो अब सबको इक्वालिटी प्रोवाइड है वहां पे। ठीक है। तो इंडिया में यही है, वन वी वोट फॉर वन पीपल एंड वन वैल्यू। ठीक है। हर पीपल को एक ही वोट कर रहे हैं और सबके वैल्यू एक ही होगी। ऐसा तो नहीं है दो वैल्यू हो जाएगी, उसकी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। सबको इक्वालिटी प्रोवाइड होगी, डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा गया है। अपार्थेड मैंने बताया कि रेस होता है, कलर्ड के बेसिस पे उसको अपार्थेड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मेन फीचर्स ऑफ अपार्थेड क्या था? तो अपार्थेड सिस्टम वाज हार्श एंड ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक। जो ब्लैक पीपल्स थे उनके लिए बहुत ही हार्श था, बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रगल का टाइम था जब उन्होंने अपार्थेड को अडॉप्ट कर लिया था कि अब तो हमारे साथ ये गलत ही हो रहा है, ये सारी चीजें अब हमारे साथ गलत ही होता रहेगा। लेकिन उन्होंने बाद में आवाज उठाई। ठीक है। तो मेन फीचर्स आप लोगों की पेपर में आ सकते हैं, तो आप लोगों को ये लिखना है। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। तो उन लोगों को फॉरबिडन कर दिया, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो लोग वाइट एरियाज में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। और दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट।
तो अगर उनको व्हाइट एरिया में रहना है, वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो उनके पास परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेन फीचर्स हैं, इसको देख लीजिएगा, ये पेपर में आते ही आते हैं, पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द मेन फीचर्स, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अपार्थाइड, सो यू हैव टू राइट दीज थिंग। ओके, तो आप लोगों को ये सारी चीजें लिखनी। ओके दोस्तों, and it prohibited marriage between people of different races. नॉन वाइट्स had no votes, तो मैंने बताया नॉन वाइट्स जो होते हैं उनको वोट का अधिकार नहीं था। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप देख रहे हो ना मेरा लेक्चर, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में एंटर हो जाएगा और आप लोग लिख लोगे अच्छे से। ठीक है, तो पेपर में भी याद रखने की जरूरत है इस चैप्टर को। ठीक है दोस्तों, और जो प्रोहिबिटेड था मैरिज, मैरिज बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन था, वहां पे ये नहीं होता था कि व्हाइट और ब्लैक के बीच मैरिजेस हो रहे हैं या व्हाइट और कलर्ड के बीच मैरिजेस हो रहे हैं, नहीं, वहां पे रिस्ट्रिक्शन थे कि व्हाइट और ब्लैक मैरिज नहीं कर सकते थे। अगर मैरिज कर लेते हैं ना गलती से, तो उनको या तो मार देते हैं या लाइफ इम्प्रिजमेंट दे देते हैं। तो यही सारी चीजें हो रही थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, अब सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन अगर पेपर में पूछा गया तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो सेग्रीगेशन क्या है? स्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन वाज मार्क्ड बाय सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ अपार्थाइड, नेमली सेपरेट स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर सेपरेट ग्रुप्स। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि सेपरेट कर देते हैं स्कूलिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को, मतलब व्हाइट के लिए अलग स्कूल, ब्लैक के लिए अलग स्कूल। ठीक है दोस्तों, एंड train, buses, schools, public toilets are separate for whites and black. This is called segregation. तो इसको segregation कहते हैं कि ट्रेन, बसेस, स्कूल, पब्लिक टॉयलेट्स जो सेपरेट था व्हाइट और ब्लैक के लिए, उसको सेग्रेगेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो यही चीज थी, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया था क्योंकि इक्वालिटी प्रोवाइड हो, सारे पीपल्स को रिस्पेक्ट करे और मेन और वुमेन के बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर मेन इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाए मेन और वुमेन को, अगर जॉब मेन कर सकता है तो जॉब वुमेन भी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? तो इस चैप्टर में अपार्थाइड के बारे में बताया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया था, अपार्थाइड कब खत्म हुआ था इस चीज के बारे में बताया गया था। तो मैंने आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे ना, अच्छे से बिल्कुल समझ लोगे ना, तो पेपर में मुश्किल नहीं आएगी लिखने में, आप ऐसे लिख दोगे। अगर क्वेश्चन देखोगे ना, अरे ये तो क्वेश्चन मैंने कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं हूं ना आप लोगों की दोस्त, आप लोगों के साथ, आप लोगों का साथ देने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिविक्स का। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है, यहीं खत्म होता है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।